नमस्कार, मैं नूर। आप देख रहे हैं आईपा। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, एक ऐसा संगठन जो बात करता है कि राजनीति प्रोग्रेसिव कैसे हो, यानी वैसे मुद्दे जो जन सरकार के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को उजागर कैसे जाए। आजकल राजनीति तो होती है, लेकिन राजनीति धर्म जात पात पे होती है और ज़रूरी मुद्दे से नहीं होती है। तो आज हम इसी कड़ी में मौजूद हैं मुस्लिम इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य के पास, जो लोकमन सिंह जिनका नाम है। और सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आईपा के मंच पर। धन्यवाद जी। सर बताइए कि जैसे कोरोना काल में जो शिक्षा व्यवस्था थी काफ़ी चौपट हो गई थी, तो अभी कोरोना काल के बाद में आप कौन ऐसी रणनीति अपनाया है जिससे शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो सके? देखिए, ये कोरोना जैसी बीमारी तो ये चलती ही रहेगी, क्योंकि अभी इसमें सुधार धीरे धीरे आने में टाइम लगेगा, क्योंकि ये एक ऐसा वायरस है कि ये पूरी दुनिया में इसने अपने पैर पसार दी है। और इससे शिक्षा के साथ साथ जो छोटे रोज़गार हैं वो भी बहुत प्रभावित हुए। ऐसी स्थिति में रोज़गार को ज़िंदा रखना, शिक्षा को ज़िंदा रखना एक बहुत मुश्किल काम, लेकिन बहुत मुश्किल काम लग रहा है। लेकिन इस विषम परिस्थितियों के रहते हुए भी हमें शिक्षा को भी जीवित रखना है, कुटीर उद्योग को भी जीवित रखना है। इस पर हमें आत्ममंथन करने की बहुत ज़रूरत है। जी। जैसे कि देख रहे हैं कि पूरे विश्व में भारत का एक अपना शिक्षा के क्षेत्र में महत्व है, चाहे वह शून्य का खोज हो। लेकिन इतने महत्व के बावजूद भी आज हम लोग जो नौजवान हैं वो काफ़ी बेरोज़गार हैं। इस पे क्योंकि पढ़े लिखे हैं, टैलेंटेड लोग हैं, फिर भी बेरोज़गार हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जब से 2019 से कोविड-19 इस दुनिया में आया है, तो भारत जैसा देश अर्धविकसित देश है। इसमें रोज़गार की समस्या तो पहले से ही है, और इस बार जो कोरोना के कारण रोज़गार की समस्या और भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो ऐसी स्थिति में चूँकि विद्यालय खुल नहीं रहे हैं सही से, अभी जो बच्चा स्कूल आने वाला था, जिसने 4 साल की एज पूरी कर ली, उसने आज तक विद्यालय भी नहीं देखा। और जो हमारे नौजवान साथी हैं, जो कहना चाहिए जिनकी उम्र 35 यानी कि जो न्यूनतम आयु है उसको पार करने जा रहे हैं नौकरी की, वो बेरोज़गारी की तरफ जा रहे हैं। ना वो बेरोज़गार, मतलब ना रोज़गार रहा उनके पास, ना कोई इस तरह की व्यवस्था रही कि वो पढ़े लिखे भी नहीं रहे, अनपढ़ भी नहीं रहे, कोई काम करने में भी सक्षम नहीं रहे। तो ऐसे नौजवानों के साथ बड़ी समस्या खड़ी हुई है। तो ऐसी जो आने वाले वक्त में ये शिक्षा में सुधार होना चाहिए। शिक्षा टेक्निकल होनी चाहिए, औद्योगिक होनी चाहिए, जो स्वरोजगार पैदा कर सके। ऐसी शिक्षा नीति आनी चाहिए। और नौजवानों को चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल शिक्षा, यानी कि कुटीर उद्योग जैसी शिक्षा जिसमें हम अपनी जीविका चला सकें, टेक्निकल शिक्षा जिससे हम अपना जीविका, कोई भी रोज़गार खोल के रोज़गार हम पैदा कर सकें, उससे अपने परिवार की अपनी जीविका चलाएं। ऐसी शिक्षा पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। जी। अभी शिक्षा पद्धति की आपने बात कही है, तो अभी नई शिक्षा पद्धति से आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, अभी नई जो शिक्षा नीति आई है, अभी ज़्यादा हम उसका विश्लेषण तो नहीं कर पाए हैं, लेकिन अभी पूर्ण रूप से लागू भी नहीं हुई है। क्योंकि जब से ये नई शिक्षा लागू हुई है, तो तब से ही ये कोरोना आ गया। और कोरोना के चक्कर में, कोरोना के कारण ये विद्यालय भी नहीं खुल पाए, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो ढंग से चल पाए हैं, ना ही इंटर कॉलेज ढंग से चल पाए हैं, ना ही आपके महाविद्यालय ढंग से चल पाए हैं। तो इसलिए भारत सरकार की जो नई शिक्षा नीति वो भी पूर्ण रूप से अभी लागू नहीं हो पाई। अभी पुराना ही पाठ्यक्रम चल रहा है। अब वो आए सामने तो उसके बारे में बताएं क्या विस्तार हो सकता है। जी। जैसे कि अक्सर देखा जा रहा है कि शिक्षा हमेशा महंगी, दिन प्रतिदिन महंगी होती जा रही है, और आम जनता, जो खास करके मध्यवर्गीय जो लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं, वो इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, हिंदुस्तान में 2 तरह की शिक्षा है। एक तो बहुत महंगी शिक्षा हो गई है, और जो सरकारी शिक्षा है, जैसे प्राइमरी हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं, परिषदीय विद्यालय हैं, एक तरफ CBSE बोर्ड के विद्यालय हैं, दूसरी तरफ प्राथमिक विद्यालय जो सरकारी विद्यालय हैं। तो हमारी सोच ये बन गई है, जहाँ जबकि उन विद्यालयों में पढ़े लिखे योग्य शिक्षक होते हैं, लेकिन हमारी सोच CBSE बोर्ड की तरफ को बढ़ती जा रही है, जो महंगे स्कूल हैं उधर को बढ़ती जा रही है। जबकि जो भारत सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की परिषदीय विद्यालय है, उनमें पढ़े लिखे शिक्षक हैं, ग्रेजुएट यानी कि वेल क्वालिफाइड अध्यापक होते हैं, लेकिन हम उनमें अपना बच्चा भेजना पसंद नहीं करते। ये हमारी सोच बनती जा रही है। मेरी अपनी सोच है कि उस विद्यालय में जो सरकार सुविधा दे रही है उसमें बच्चों को भेजना चाहिए। और जब बच्चा आपका जाएगा
तभी तो शिक्षक पढ़ाएगा। और जब हम बच्चे को ही नहीं भेजेंगे तो शिक्षक क्या पढ़ाएगा उसमें। जी। अभी कुछ दिनों पहले हम एक क्षेत्र में गए थे, वहाँ टीचर लोगों से बात किए तो शिक्षक लोग यही कह रहे हैं कि जो टीचर हैं वो सरकार के मज़दूर हैं, जहाँ भी जो भी मन का है वो भेज देते हैं पढ़ाई के अलावा। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए भाई, हम सरकारी नौकर तो हैं, ये तो सही बात है। सरकार हमसे जो काम लेगी हम उसको मना भी नहीं कर सकते। लेकिन पढ़ाई के अलावा अन्य कामों में इन्वॉल्व करना टीचर को कितना सही है? नहीं, वो गलत है। देखिए, टीचर्स का काम है पढ़ाना, देश का निर्माण करना। क्योंकि जो हम जो युवाओं को तैयार करते हैं, उनके कंधों पर वो देश चलता है कल को। क्योंकि शिक्षक का पढ़ाया हुआ ही जो छात्रा है यानी कि बच्चा है, वही कल डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, वैज्ञानिक बनता है। उसी में से नेता बनते हैं, उसी में से डॉक्टर बनते हैं, उसी में से जो है वकील बनते हैं, उसी में से जज बनते हैं। यानी कि शिक्षक देश का निर्माण करता है और जो बच्चे होते हैं उनको ढालता है उसी रूप में। शिक्षक से ऐसा काम नहीं लिया जाना चाहिए। अगर आप शिक्षक से ऐसा काम लेते हैं तो समझ लीजिए वो जो पढ़ाई है वो प्रभावित होती है। अक्सर देखा गया है कि जो टीचर हैं वो देश के भविष्य होते हैं, भाग्य निर्माता होते हैं, ख़ास करके नौजवानों के। लेकिन वही टीचर को सरकार की तरफ से मंथली कहें पैसे में नहीं मिल पाती है, जिसके लिए वो जगह जगह पे अनशन भी करते हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, अपने अधिकारों की लड़ाई तो लड़नी चाहिए। क्योंकि अगर आप जागरूक हैं और अपने आप का शोषण हो रहा है और आप उसके लिए नहीं संघर्ष करेंगे तो, क्योंकि जैसा कि एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बता दूं कि अगर आपका छोटा बच्चा है, अगर नहीं रोता है तो उसकी माँ उसको दूध नहीं पिलाती। उसे ये लगता है कि शायद इसको दूध की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारा शिक्षक वर्ग का अगर शोषण हो रहा है, किसी कर्मचारी वर्ग का शोषण हो रहा है, किसी नौजवान का शोषण हो रहा है, अगर उसका विरोध नहीं करेगा, वो विरोध नहीं जताएगा, जब तक सामने वालों को पता भी नहीं चलेगा। तो अभी एक सवाल अभी मन में आए हैं तो पूछ लिए हैं। जैसे ये मुस्लिम इंटर कॉलेज है, तो यहाँ पे जो मुस्लिम लड़कियाँ हैं वो कितने मतलब ज़्यादा उत्साहित है अपनी शिक्षा को लेकर, या जो उस समाज के लोग हैं कितने उत्साहित है इसमें? देखिए, ये मुस्लिम इंटर कॉलेज इदारा है। मुस्लिम इंटर कॉलेज मुस्लिम नाम से ज़रूर है, लेकिन इसमें सब समाज के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। और ये 1970 से ये जो है 1970 का बना हुआ है इदारा। इसमें सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ जो शिक्षा को लेकर उत्साहित हैं मुस्लिम समाज में छात्राएँ हैं। मेरे यहाँ मुस्लिम इंटर कॉलेज में सबसे ज़्यादा छात्राएं पढ़ती हैं। और जब से ये इदारा यहाँ बना है, सिटी के अंदर है, तो यहाँ शिक्षा जो मुस्लिम समाज में खासकर अल्पसंख्यक समाज में शिक्षा को लेकर जागृति आई है। सरकार की तरफ से कितनी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहयोग मिल पाती है, खास करके एक कम्युनिटी की अगर बात करें तो? देखिए, यहाँ जो है सरकार के द्वारा समय समय पर जो भी इमदाद होती हैं, जो भी पाठ्यक्रम या नई नीति आती हैं वो प्रभावित होती हैं, यहाँ लागू की जाती हैं। और सरकार भी ध्यान देती है इस पर कि भाई अल्पसंख्यक समाज या जो हमारे देश की जो बेटियां हैं वो पढ़ें, आगे बढ़ें। जो नारा है वो सरकार का वो सही है और उसको लागू करना भी चाहिए। और उसको हम लोगों को भी इसको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, अपनी बेटियों को आगे पढ़ाएँ, लिखाएँ, आगे बढ़ाएँ। जी। अंत में मेरा एक सवाल है आईपा, जिसके तहत हम आपसे बात कर रहे हैं। ये एक मुहिम चलाती है, जैसे आप जैसे टीचर हो गए या फिर राजनेता हो गए या अपने क्षेत्र में जो अपने महान हस्ती है उन लोगों से बात करती है कि उस क्षेत्र में प्रमुख समस्याएं कैसे हैं, उनको कैसे दूर किया जाए। तो आप इस मुहिम को कैसे देखते हैं? कौन सी बात? जो आईपा हम जिसके तहत आपसे बात कर रहे हैं। ये आईपा जो आपका मुहिम चला रही है बहुत अच्छी मुहिम है। और इससे पता भी, देखिए आपने जो मुहिम चला रखी है इससे क्षेत्र की जानकारी भी आपको होगी कि जैसे आप ठाकुरदारा क्षेत्र में आए हैं तो यहाँ के आपने देखा होगा लोगों का जो आर्थिक स्तर क्या है, यहाँ शहर के लोकेशन क्या है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग इस तरीके से और जगह जा रहे होंगे और वो जगह भी आपने काम किया होगा। लेकिन ठाकुरदारा जैसा एक, देखिए जब से देश आज़ाद हुआ है इसका कोई ख़ास डेवलपमेंट नहीं हो पाया। यहाँ की सड़कों की हालत बहुत ख़राब है। यहाँ कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, कोई रोडवेज स्टेशन नहीं है, कोई यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, इसलिए ये थोड़ा पिछड़ा हुआ इलाका कहा जाता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आईपा के मंच पर अपने विचार साझा करने के लिए सर। धन्यवाद जी। तो ये है मुस्लिम इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य लोकमन सिंह जी, जिन्होंने शिक्षा की व्यवस्था पर प्रकाश डाले और इन्होंने ये भी बताया कि दिन प्रतिदिन शिक्षा का स्तर जो महंगा होता जा रहा है इनको कैसे किया जा सकता है। बाकी जो नई पाठ्यक्रम पर इन पर भी विचार इन्होंने साझा किए। बाकी ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए आईपा। नमस्कार।